गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा सबसे पहले तो 3 काम करो जो डेली करते हो। आज वैसे +1 केमिस्ट्री में है, पहला लेक्चर है ये +1 केमिस्ट्री का। सबसे पहले तो ई नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ बेटा, ठीक है। अब चलते हैं, आज का हमारा पहला लेक्चर है बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा बेस क्लियर करेगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। छोटे थे तब से टीचर बोलती थी एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन। गाइस कोई नहीं बोल रहे, सिर्फ डाल्टन बोल रहे हैं। इट वाज डाल्टन हु फर्स्ट टाइम से एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन। डाल्टन ने सबसे पहले ये बात लोगों के दिमाग में डाल दी कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। डाल्टन बार बार कहा जा रहा है, आप नहीं लिखेंगे, हम भी नहीं बोल रहे हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। But guys, according to modern theory, it was found that a single small atom can further be divided into 3 particles. बेटा बाद में मॉडर्न थ्योरी ने डिसाइड किया कि एटम आगे चल करके 3 चीज़ों में बटा हुआ है, यानी कि जो एक एटम हमारा निकल करके आया उस एटम के अंदर से 3 चीज़ें निकली, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो अब हम एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन को तो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एटम के अंदर से तो ये चीज़ें निकल करके आई हैं। सो दीज आर द फंडामेंटल। तो गाइज हमारे पास क्या निकलेगा? अब सबसे पहले देखो, एटम की डिफाइन हो गई है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। उसी बंदे का नाम लो जिसने ऐसा कहा था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन। आ जाओ बेटा, एटम फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डेफिनेशन बनानी बता रखी है। एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन आया, सो इलेक्ट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। याद रखिए, बिल्कुल टिप्स पे करवा देंगे हम। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक सिंबल, एक चार्ज और एक मास। बस खत्म हो जाएगा टॉपिक। चार्ज, मास और सिंबल, 3 चीजें रट लें सब। तो एटम के अंदर से सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉन, तो पहला चार्ज, इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। बेटा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ये चार्ज है। एंड मास इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास से 1837 टाइम कम है। कभी कभी अगर हम ये पूछे विच वन इज लाइटर आउट ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, तो जवाब आएगा इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन दैट ऑफ द एटम बाई ए फिगर 1837 टाइम्स। क्लियर हो गया आपका? सेकंड पर अगर जाएं तो प्रोटॉन, तो अब बात निकल करके आएगी। प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई P पॉजिटिव एंड दैट हैव द चार्ज इक्वल टू 1 यूनिट पॉजिटिव। पहले बोला था 1 यूनिट नेगेटिव, अब की बार बोला है 1 यूनिट पॉजिटिव, विच हैव द चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और मास हाइड्रोजन एटम के बिल्कुल बराबर है। तीसरी चीज़ निकल करके आती है हमारे पास न्यूट्रॉन। इट इज़ आल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। ये भी एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है विच हैव नो चार्ज ओवर इट, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट गाइज इट हैव द मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। देखो बच्चा, प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के बराबर है और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। इसका मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन एंड न्यूट्रॉन ऑल ऑफ दीज हैव द इक्वल मास। बेटा समझ रहे हो? प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के बराबर, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर। इसका मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन ऑल ऑफ दीज 3 हैव द सेम मास। चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। मास बता दिया आपको, रिप्रेजेंटेशन N0 to 1।
अब अगर बात आए, अगर आप ये देखना चाहें कि सर एटम में ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो बच्चा मैं बता दूं, एक एटम में जनरली दो चीज़ें होती हैं, ऑर्बिट और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, आपका बेसिक चल रहा है। एटम के न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में चक्कर लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोली जा रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन when present inside the nucleus of an atom then they are called as nucleon। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूक्लियन। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इफ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम देन दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियन। ये न्यूक्लियन है। और बच्चा न्यूक्लियन आर बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूक्लियर फोर्स। और बच्चा ये न्यूक्लियन इस न्यूक्लियस के अंदर जिस फोर्स से बंधे हुए होते हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। अब बताइएगा, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो हमारी भी सबसे पहले ड्यूटी बनती थी कि हम आपको एटम बताएं। हमने गाइज आपको एटम बताया है, एटम की फिगर दे दी, एटम के 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की पूरी डिटेल दे दी है। इलेक्ट्रॉन के अंदर -1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव हो जाएगा। और ओवरऑल अगर आपसे कोई 1 यूनिट चार्ज की बात करे तो बच्चा हम +-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स चार्ज बताते हैं। कभी कभी हम इसको 1.67 भी लिख देते हैं, नो इश्यू एट ऑल, कितना भी लिख दीजिएगा। 1.6 ये मेन है, 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर हो गया गाइज? इस चैप्टर का पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल बहुत अच्छा है, आपको देख करके भी अच्छा लगेगा गाइज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, दूसरा नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तीसरा नाम भी दे देते हैं विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट। तीनों में से कोई भी नाम, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट। बच्चा कुछ भी करने से पहले हम आपसे एक बात करेंगे, 1879 से पहले या उस दौर में पीपल नॉट नो अबाउट द एक्चुअल नेम ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। उस टाइम लोग एटम के फंडामेंटल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नहीं जानते थे। People in those days called electron as the cathode rays and proton as the anode rays। So guys देखिएगा टाइटल डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बेटा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का मतलब इनडायरेक्ट रूप में विलियम क्रुक्स ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कर दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पता है क्या होगा, पूरे एक्सपेरिमेंट को मैं आपको उंगलियों पे रटवा दूंगा, अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या करना है, कैसे करना है। ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब है, ये वाली ट्यूब सिलेंड्रिकल ट्यूब हार्ड ग्लास ट्यूब है, मजबूत कांच की बनी हुई है, लेंथ फिक्स है, 60 सेंटीमीटर लंबी होगी। और बच्चा ये अपैरेटस ही ऐसे होते हैं, जब ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उस टाइम यहाँ एक पतली मेटल की फॉइल है और वायर बाहर निकाली जाती है, दूसरी इस तरफ भी एक मेटल की फॉइल है और एक वायर यहाँ निकाली जाती है। एक्सटर्नल वायर को यहाँ एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ वैक्यूम पंप लगा दिया गया है, ये वैक्यूम पंप है। प्रेशर जितना कम ज़्यादा चाहिएगा उतना प्रेशर हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात जो है ना वो देखिएगा, यहाँ ये एक ZNS स्क्रीन है, सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी ZNS स्क्रीन। इसको हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बोलते हैं। सबसे पहले ना इस चीज़ को ही देख लो कि क्या है। सपोज गाइज ये बोर्ड हमारा जिंक सल्फाइड स्क्रीन का, बाई चांस ये जो बोर्ड का कलर है इसी तरह का जिंक का कलर होता है सेम। बच्चा अगर ये बोर्ड जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है तो जिंक सल्फाइड की एक एबिलिटी है कि जब भी कोई भी चार्ज बॉडी अगर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराएगी तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्रीन कलर से इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे दिवाली के ऊपर जो क्रैकर चलते हैं ना रॉकेट के अंदर से, या जो पटाखे ऊपर जाकर के ब्रस्ट आउट होते हैं जिसमें से इस तरह से ग्रीन कलर की स्पार्किंग होती है, इसी तरह की स्पार्किंग होगी। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन गन है
और ये बोर्ड अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और मैंने इधर करके शूट कर दिया तो जहाँ पर भी वो इलेक्ट्रॉन जा कर के स्ट्राइक करेंगे उसी जगह पर ऐसे ग्रीन कलर के सितारे से निकल करके आएंगे। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन की एबिलिटी है। तो अब बंदे ने क्या किया, 60 सेंटीमीटर लंबी डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। इसमें इस तरफ ये जो मेटल की फॉइल है इसको कैथोड बोल दिया, इधर वाली को एनोड बोला है, और दोनों को एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर से यहाँ एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी इतनी पावरफुल है कि बैटरी की वोल्टेज 10,000 वोल्ट है। अब बंदा कह रहा है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर है, गैस है, उस गैस का प्रेशर बहुत लो है। ऊपर लिखा हुआ है प्रेशर 0.01 mm ऑफ मर्करी कॉलम, इतना लो प्रेशर है। इतने लो प्रेशर पर जब हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो बच्चा कुछ इनविजिबल रेडिएशन कैथोड की साइड से निकलेंगी और एनोड की तरफ जाएंगी। इधर कुछ रेडिएशंस तो एनोड से जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगी यानी कि डिस्चार्ज हो जाएंगी। जो बची हुई जैसे ही जाकर के जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराएंगी ना, हमारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्रीन कलर से इल्यूमिनेट हो जाएगी और ग्रीन कलर से चमकती हुई जिंक सल्फाइड स्क्रीन इस बात का प्रूफ होगी कि कुछ रेडिएशन पक्का आई है और वो कैथोड की साइड से आई है। इसलिए हमने उनको कैथोड रेज का नाम ले लिया। क्यों? क्योंकि बच्चा कैथोड की तरफ से ही आई है, तभी कुछ तो डायलेट हो गई और बाकी की जाकर के यहाँ पर टकरा गई। अब आप बताइए, एक्सपेरिमेंट का एम समझ आ गया आपको? बेटा मैंने ये पॉइंट्स बाहर निकाल करके रख दिए हैं जो एग्जामिनर चेक करते हैं। ए डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ 60 सेंटीमीटर, प्रेशर 0.01 mm ऑफ द मर्करी कॉलम, वोल्टेज 10,000 वोल्टेज, और बाकी जो आपको दिख रहा है वो लैंग्वेज जैसे मर्जी वैसे लैंग्वेज अरेंज कर दीजिएगा, बट ये बातें आनी ज़रूरी है। एक बार दोबारा से मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, फिर आपको समझाया जाएगा क्या होगा। देखो, विलियम क्रुक्स ने 1879 में ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। इस एक्सपेरिमेंट को सेट करने के लिए उन्होंने एक 60 सेंटीमीटर हार्ड ग्लास ट्यूब ली, जिसके अंदर गैस को उन्होंने 0.01 mm ऑफ मर्करी कॉलम के अंदर वैक्यूम पंप के हेल्प से सेट किया। और जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सटर्नल बैटरी से वोल्टेज 10,000 वोल्टेज लगाई तो कैथोड की साइड से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस बाहर आई है। ये कैथोड की साइड से आई हैं, नेगेटिव है, इसलिए इनका नेचर है कि ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। पॉजिटिव की तरफ गई तो बेटा कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गई। बची हुई जो जाकर के गुच्छे के गुच्छे में निकल करके आती है, बची हुई जाकर के जैसे ही जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराएंगी तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्रीन कलर से इल्यूमिनेट हो जाती है। ग्रीन कलर से चमकती हुई जिंक सल्फाइड स्क्रीन इस बात का प्रूफ है कि पक्का कुछ इनविजिबल रेडिएशंस आई हैं, और वो क्योंकि कैथोड की साइड से आई है इसलिए उनको कैथोड रेज या नेगेटिव रेज का नाम दे दिया। बताइएगा अब आपको समझ आई क्या मेरी बात? अब इस बात को हम बोलते हैं लैंग्वेज में। विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रुक्स इन 1879। इन हिज एक्सपेरिमेंट he took a 60 centimeter hard glass tube fitted by 2 electrode at a very low pressure 0.01 mm of mercury column and apply the very high voltage 10,000 voltage. At that situation, some invisible radiations will start to appear from the cathode side. Because they are originate from the cathode, so obviously they move towards the anode. Some get be dilate and remaining ones will start to strike with zinc sulfide screen opposite to their origin. After the result of striking, zinc sulfide screen will start to illuminate. The illuminations of the zinc sulfide screen in front of the cathode rays gives us an evidence some rays must be originate from the cathode side and these are the cathode rays. आपको यही बातें बेटा लिखनी है। डिस्चार्ज ट्यूब 60 सेंटीमीटर, प्रेशर 0.01 mm, 10,000 वोल्ट्स के ऊपर जैसे ही सर्किट कंप्लीट करेंगे कुछ रेज निकल करके सामने आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज। एक बात याद रखिएगा,
प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट वीडियो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज आएगी। आप आज वीडियो देख करके एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले। गाइस प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ बात की जा रही है, एक बार एक प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा ताकि आप प्रिपेयर हो जाए मेंटली किस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहली प्रॉपर्टी बोली जा रही है दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चा 1 मार्क्स में पूछे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 5 पॉइंट देंगे, 5 प्रॉपर्टी, आप सीधा वो 5 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं टाइटल ओवर। बट ऐसे काम नहीं चलेगा, इस बार आप +1 में हैं, आपसे रीज़न पूछेगा क्यों। और आप लोग भी ध्यान रखें, सपोज आपने कोई चीज़ पढ़ी है, बेटा अपने मन में है ना क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो, ऐसा हुआ क्यों। अगर क्यों का जवाब है तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज आपका डाउट है। अब देखो पहली प्रॉपर्टी, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्यों करती है, चलो ये बात समझाने के लिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। गाइज जनरली वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ शैडो, हमारी 2 तरह की परछाई होती है, एक होती है शार्प शैडो और दूसरी होती है डल शैडो। बच्चा अगर मान लीजिएगा ये नोटबुक है और यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है, इस नोटबुक के बिल्कुल पीछे अगर मैं टॉर्च को पैरेलल टू अर्थ डालूं तो इस बुक की बिल्कुल काले रंग की परछाई सामने फर्श के ऊपर आएगी। वो शार्प शैडो तब बनी है जब पीछे से टॉर्च पैरेलल है, आप समझ रहे हैं। और बच्चा इस बुक को यहीं रखें और टॉर्च को किसी एंगल से करें तो परछाई लंबी हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, किसी भी जगह पर अगर शार्प शैडो आई हुई है तो इसका मतलब उसके पीछे से चीज़ें सीधी चल रही है। हम पता है कैसे दिखाएंगे आपको, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में सपोज गाइज कि आपने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही इसकी शैडो बनती है और इस तरह की शैडो बनती है, शार्प शैडो। इस ऑब्जेक्ट की ये शैडो बनती है बिल्कुल इसके जैसी, शार्प सेम साइज की। इस ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो बनने का मतलब ये रेज सीधी चल रही है। आप समझ रहे हैं मुझे। पहली प्रॉपर्टी के ऊपर बात की गई थी, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हाउ यू से द कैथोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। आप कैसे कह सकते हैं कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो जवाब आएगा बिकॉज in the discharge tube in front of the cathode rays, if a object is placed, then the sharp shadow of that object are obtained. The sharp shadow of that object is responsible for formations of the evidence that they travel in the straight line. वो इस बात की एविडेंस है कि वो पक्का एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। गाइस समझ आ गया होगा आपको। इसी तरह से बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा आप एक बार स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें। याद रखें ये केमिस्ट्री की वीडियो है, हमारे ही चैनल पर केमिस्ट्री की वीडियो आई है। आप पहली वीडियो है ये केमिस्ट्री की, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले बेटा, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी पढ़ पाए। थैंक यू।